ब्रीदिंग मशीन इंक्यूबेशन शुरू की और उसको इमीडिएटली अपोलो हॉस्पिटल में भेजा। जब हमने इमरजेंसी रूम में उसको जब देखा, बच्चा बेहोश था, वेंटिलेटर पे था, फेस से, नाक से, ब्रीदिंग पाइप से उसको ब्लीडिंग हो रहा था, बीपी काफी लो हो गया था, काफी ज्यादा खून बह गया था, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे और फिर हाथों के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर उसको स्वेलिंग। ये हमारा असेसमेंट है। तो जब इस तरह से कोई पॉलीट्रॉमा, हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब है कोई मेजर एक्सीडेंट या कोई बड़ा सा फॉल, और उसके बाद हम इसको ट्रॉमा प्रोटोकॉल एक्टिवेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज स्टेबलाइज, इवैल्यूएट, प्लान, अगेन रीअसेस। तो फर्स्ट स्टेप्स व्हाट वी डिड, आईवीसी के ऊपर इसका बीपी काफी लो था, उसकी ब्लड सैंपल्स, उसको सलाइन डोसेस, बीपी ऊपर आने की दवाई, उसको ब्लड शुरू करो, और ये सारी चीजें होने के बाद हमें उसका सीटी स्कैन, होल बॉडी स्कैन जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज वी नीड टू एसेस इंजरीज कहाँ कहाँ पे। तो उसमें आता है हेड, फेस, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस और हाथों का, पैरों के एक्सरे इमेज। तो ये होने के बाद हमारा जो फर्स्ट रिपोर्ट आया उसमें देखा उसको फेशियल मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, ब्रेन के अंदर माइनर इंजरीज हैं और हाथों के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, क्लैविकल के ऊपर उसको फ्रैक्चर्स हैं। लंग आल्सो हैड इंजरी एंड द ब्लड टेस्ट आल्सो शोड देयर इज अ लीवर एंड किडनी इंजरी। तो इसके बाद दूसरी स्टेप जो शुरू होगी जिस प्लानिंग, इन सारे स्पेशलिस्ट को अब बुलाना जरूरी है। तो उसमें आते हैं न्यूरो सर्जन फॉर द ब्रेन इंजरीज, देन द प्लास्टिक सर्जन फॉर द फेस, ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर द लिम्ब इंजरीज एंड न्यूरो प्रॉब्लम्स, आंखों के डॉक्टर। रोज सर क्या कहें सर, एक शॉर्ट में जस्ट बताइए कि एग्जैक्टली क्या और कैसे इस बारे में। इंग्लिश, हिंदी, नो प्रॉब्लम, कुछ भी। हिंदी में एक छोटी सी गुड़िया जिसका एक्सीडेंट हुआ अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक, काफ़ी इंजर्ड थी वो, और उसके बाद जो बायस्टैंडर्स थे वो उसको इमीडिएटली रिकग्नाइज करके नज़दीकी हॉस्पिटल लेके गए। बच्चा काफ़ी गहरी चोट में था, मल्टीपल इंजरीज, सांस लेने में दिक्कत, होश नॉर्मल नहीं था, और उन्हें ये देख के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट शुरू करके उसको अपोलो हॉस्पिटल भेज दिया। तब तक उन्होंने उसको वेंटिलेट कर दिया, जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप थी। जब हमने अपोलो में उसको देखा, काफ़ी इंजरीज, बीपी काफ़ी डाउन, बच्चा काफ़ी ठंडा हो गया था, मल्टीपल बहुत सारा हेमरेज हुआ था। ऐसे सिचुएशन में जब बच्चा होता है तब उसको हम ट्रॉमा प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो एक्टिवेट हुआ। उसको बीपी ऊपर लाने के लिए, उसका ब्रीदिंग कंफर्टेबल करने के लिए जो सारी फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो सारी शुरू हुई। अब बारी आती है स्टेबलाइजेशन के बाद उसका इवैल्यूएट करो, तो दैट इज इमेजिंग, सीटी स्कैन, जो छाती, सर, फेस, नेक, छाती, पेट, पेल्विस और फिर हाथ और पैर, उसके इंजरीज, ये सब पूरा स्कैनिंग होने के बाद जो जो ऑर्गन्स इंजर्ड होते हैं उन सब के स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। इस केस में न्यूरो सर्जन फॉर दिमाग, प्लास्टिक सर्जन फॉर फेस, ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर पैर हड्डियों के इलाज, छाती पेट के इंजरीज के लिए पीडियाट्रिक सर्जन, आँखों के लिए ऑप्थेल्मिक सर्जन, और हमारी पूरी ER टीम जो फर्स्ट पॉइंट पे थी, फिर पीडियाट्रिक ICU टीम, उसके साथ उसके जो बाकी ऑर्गन्स थे, लीवर, किडनी के इंजरी के स्पेशलिस्ट, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब अगला स्टेप होता है स्टेबलाइज करो और उसका प्लान बनाओ। अब करना क्या है, तो 2 टाइप के सर्जरीज होते हैं, एक होता है इमरजेंसी, दूसरा होता है इलेक्टिव। इमरजेंसी मतलब बहुत खून बह रहा है और अगर सर्जरी ना करो तो ये बच्चे को जान को खतरा हो सकता है, या कोई वेसल जो खून की नली है वो ही कट हो गई है, या जिसको हम बोलते हैं वेसल कॉम्प्रोमाइज, या दिमाग का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अगर ऐसे सिचुएशन होते हैं तो इमरजेंसी सर्जरी रिस्क लेके किया जाता है, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट जब आपके पास ऑप्शन है, अगर बच्चा स्टेबल हो रहा है, देन वी ऑलवेज प्रेफर कि उसको स्टेबल होने के बाद ऑपरेट करो, बिकॉज दैट गिव्स विंडो टू द पेशेंट।
और फिर उसकी सर्जरीज हुई। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में बच्चा काफ़ी स्टेबल हुआ, उसके लीवर किडनी के फंक्शन इम्प्रूव हुए, ब्लीडिंग पूरा रुक गया था। और फिर अगला सबसे इम्पोर्टेंट काम था उसका होश वापस आना, और हम सबकी मेहनत से, सबके प्रेयर्स के साथ उसका होश इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। और फिर उसको मशीन से डिटैच किया, मतलब उसको खुद से सांस लेने उसका शुरू किया। अब बात आती है रिहैबिलिटेशन, उसमें स्पीच, उसको बातें करने को सिखाओ। आई मीन ऑब्वियसली नर्सिंग, उसको खाना खिलाना है, उसको मोबिलाइज करना है, उसको बैठने की ताकत आनी चाहिए, उसको चलने की ताकत आनी चाहिए। तो अगला काम ये होता है, और इस सब में फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। सो अगर, और आई एम वेरी हैप्पी टू से, ये बच्चा चल के और बात करते हुए घर गया है। अब इस सब में किसने रोल निभाया है? सबसे पहले फैमिली और बच्चा, जिस करेज के साथ उसने ये सब फेस किया, और उसकी फैमिली जिन्होंने पेशेंस रखा, वो हमारे साथ भरोसा रखा, इतनी प्रार्थना की, सबसे पहला क्रेडिट उनका। फिर आता है बायस्टैंडर्स, जो उन्होंने बिना कुछ सोचे वो फर्स्ट एड्रेस देखने के बाद उसको नज़दीकी हॉस्पिटल लेके गए। तीसरा स्टेप आता है वो नर्सिंग होम, जिसने वो देखा, फर्स्ट स्टेप किया और इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया। फिर आते हैं हम लोग, जो हम सबकी टीम, मैंने सारे लोगों का नाम लिया, ये सबकी मेहनत। और उसके बाद हम सब एज ए लेमैन, हम सब के प्रेयर्स, उसको जो सोशल सपोर्ट मिला, उसको जो कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले, और आपका सबका मीडिया, इन सब के साथ, मेहनत के साथ, हम सब के प्रयत्नों के साथ वो आज घर गई है, और जो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। सर, इतने सीरियस केस को हॉस्पिटल जल्दी एडमिट नहीं करते, तो आप लोगों को कितना चैलेंजिंग लगा इस केस को, और बिना किसी पुलिस इंक्वायरी के आपने डायरेक्ट ट्रीटमेंट चालू कर दिया? सो जैसे सर ने पहले बताया था कि इस टाइप ऑफ सिचुएशंस में 3 या 4 चीज़ें लगती हैं। पहला चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ है सारे कंसल्टेंट, सारे स्पेशलिस्ट होना, ये काफ़ी सारे बड़े हॉस्पिटल में पॉसिबल होता है। तीसरा रोल होता है हम सबका विलिंगनेस और एफर्ट्स, हम सबकी प्रोटोकॉल्स, और चौथा चीज़ होती है हम सबका कोऑर्डिनेशन। सो आई थिंक वी हैव टू डू व्हाट इज़ राइट फॉर द पेशेंट, और आई थिंक हम डॉक्टर DMS हम सब ने वही हाईलाइट किया कि अगर इमरजेंसी है तो अपोलो हॉस्पिटल क्या है, कौन है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। जो इमरजेंसी है वो अपने को स्टेबलाइजिंग काम करना है। तो क्रिटिकल केसेस में से सेविंग लाइफ इम्पोर्टेंट रहता है। Yes. तो अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से जनता को क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसा ट्रीटमेंट यहाँ पे है, और किस प्रकार के फैसिलिटी की वजह से सेविंग लाइफ पे मोस्टली इम्पोर्टेंट माना जाता है? मैं 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो क्रिटिकल इलनेसेस 2 किस्म के होते हैं, एक शारीरिक बीमारी के कारण या ऐसे एक्सीडेंट जो हादसे होते हैं। आज आप देखते हो तो कई बार कई एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन समहाउ एपैथी बहुत है, कोई रुकता नहीं है कि मैं क्यों उस झमेले में पड़ूं। लेकिन इस बच्चे में एक बात अच्छी हुई कि किसी ने उसे देखा और उसे उठा के नज़दीकी नर्सिंग होम ले गए। नंबर 2, हर डॉक्टर अपना पूरी तरह से प्रयास करता है कि लाइफ बचाए। वो नर्सिंग होम ने उसके रेस्पिरेशन वो इस्टेब्लिश किया, और गोल्डन आवर में उसे टाइमली रेफर किया। नंबर 3, आपने पूछा कि चैलेंजेस क्या क्या फेस किए। मैं मानता हूं कि ये सब करने के लिए बहुत सारे फिनांसेस लगते हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एट अपोलो हॉस्पिटल। जब ER में कोई आता है तो लाइफ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स। किसी की जान बचानी है तो वो काम पहले किया जाता है, उसके बाद में सब सोचा जाता है कौन है, कितने अफोर्डिंग है, क्या है सब। एंड फाइनली मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यहाँ मौजूद है, एंड हर क्वालिटी केयर, एक बेहतरीन क्वालिटी केयर की सुविधा उपलब्ध है। कई बार ये होता है कि बायस्टैंडर भी होते हैं, नर्सिंग होम रेफर भी कर देता है, लेकिन रेफरल हॉस्पिटल्स इलाके में नहीं होते, वहाँ तक पहुँचना भी बहुत कठिन हो जाता है। ये गए 9 साल से अपोलो हॉस्पिटल यहाँ आया है, उसके कारण एक अच्छी तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है। एंड वापस मैं दोहराना चाहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, पैसे तो लगते हैं, लेकिन इमरजेंसी में व्हेन इट कम्स टू सेविंग अ लाइफ, इसको पीछे रखा जाता है और लाइफ सेव किया जाता है। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए Net7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।